नमस्कार। आज के ई व्याख्यान में हम महाराजा रायसिंह के मुगल सहयोग का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि अकबर राजपूत शासकों के प्रति एक नवीन नीति के प्रवर्तनकर्ता के रूप में जाना जाता है, जिसे उसकी राजपूत नीति के नाम से जाना जाता है। अकबर की राजपूत नीति की दो तरह की प्रतिक्रियाएं हुई। प्रथम वह जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता में आना और सहयोग करना स्वीकार किया। इस श्रेणी में जयपुर के महाराजा मानसिंह का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम बीकानेर के राठौड़ शासक जयसिंह द्वारा मुगल साम्राज्य के प्रति की गई सेवाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। बीकानेर का राठौड़ राजवंश, जिससे महाराजा रायसिंह संबद्ध है, जोधपुर के राठौड़ राजवंश की ही एक शाखा था। जोधपुर के शासक राव जोधा के पुत्र राव बीका ने 15वीं शताब्दी में बीकानेर के राठौड़ राजवंश और राठौड़ राज्य की स्थापना की थी। बीकानेर का यह क्षेत्र, जहां पर 15वीं शताब्दी में यह राज्य स्थापित किया गया, भारत के इतिहास में प्राचीन समय से ही पहचाना जाता रहा है। महाकाव्य काल में इसे जांगला अथवा कुरु जांगला के नाम से अभिहित किया गया है। सर्वप्रथम राव बीका ने कोडमदेसर को केंद्र बनाया। उसके पश्चात राती घाटी में उन्होंने किले की स्थापना करके, उसके पश्चात राती घाटी के ही निकट किले की स्थापना करके बीकानेर नगर बसाकर 1488 ईस्वी में बीकानेर राजधानी के रूप में अस्तित्व में आया। बीका ने 1504 ईस्वी तक राज्य किया। ऐसा माना जाता है कि नरा ने बीका के साथ साथ अथवा बीका के बाद कुछ समय के लिए शासन किया। उसके पश्चात लूणकरण, जैतसिंह, कल्याणमल इत्यादि शासक हुए। कल्याणमल के समय से बीकानेर के राठौड़ राजवंश का केंद्रीय सत्ता के साथ संबंधों का अध्याय प्रारंभ होता है। आप जानते हैं कि जोधपुर के राठौड़ शासक मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया था और अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की सहायता प्राप्त की थी और शेरशाह सूरी की सहायता से सुमेलगिरी के युद्ध में राव मालदेव को परास्त करने के पश्चात वह अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने में सफल हुआ था। जब केंद्रीय सत्ता के रूप में सूर साम्राज्य को पुनः मुगल सम्राटों के द्वारा विस्थापित कर दिया गया, तब बीकानेर का शासक राव कल्याणमल अकबर की अधीनता में चला गया। इस प्रकार मुगल सम्राट अकबर की 1570 में नागौर के दरबार में अधीनता स्वीकार करने के साथ बीकानेर का मुगल साम्राज्य के साथ सहयोग का अध्याय प्रारंभ होता है। राव कल्याणमल ने अपनी भतीजी का विवाह अकबर के साथ किया था। नागौर के दरबार में वह अपने बेटे कल्याणमल को साथ लेकर गया था और 1570 ईस्वी से ही अकबर ने रायसिंह को अपने अधीनता में ले लिया था। उसे 2000 की मनसब दी गई और मुगल सेवा में ले लिया गया। इस प्रकार रायसिंह 1570 ईस्वी में
राजकुमार के रूप में ही मुगल सम्राट के सानिध्य में आ गया। यह राजकुमार मुगल सूबेदार के रूप में सेवा करता रहा। उसके पश्चात 1574 ईस्वी में अपने पिता कल्याणमल की मृत्यु के उपरांत वह बीकानेर का शासक बना। जब रायसिंह शासक बना तब उसने महाराजा धीराज और महाराजा की उपाधियां धारण की। यह बीकानेर के पहले शासक थे जिन्होंने इस प्रकार की उपाधियां धारण की थी। इससे पहले के शासक राव कहलाते थे। और आपने देखा कि 1570 ईस्वी से ही वह अकबर की अधीनता में आ गया था। तो अपने मृत्युपरांत 1612 ईस्वी में रायसिंह की मृत्यु होती है। तब तक के रायसिंह के मुगल सेवा काल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वह जो उसने राजकुमार के रूप में किया 1570 से 1574 ईस्वी। दूसरा वह जो उसने राजा के रूप में किया। राजा के रूप में उसने दो मुगल सम्राटों की सेवाएं की। 1574 से 1605 ईस्वी तक मुगल सम्राट अकबर की और 1605 से 1612 ईस्वी तक मुगल सम्राट जहांगीर की। इन सेवाओं का विस्तृत अध्ययन हम करने जा रहे हैं। एक लाइन में अगर कहना हो तो हम ये कह सकते हैं कि मुगल दरबार में राजपूत शासकों में पहला स्थान तो मानसिंह का था और दूसरा स्थान महाराजा रायसिंह का था। अब हम एक एक करके रायसिंह के अलग अलग चरणों की मुगल सेवा का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस संक्षिप्त सेवा काल को ले लेते हैं जो उसने राजकुमार के रूप में किया था। 1570 से 1574 के बीच में उसने मुख्य रूप से जोधपुर के अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। जोधपुर का राव चंद्रसेन नागौर दरबार के उपरांत विद्रोही हो गया था। पहले से भी विद्रोही था। बाद में उसने अधीनता स्वीकार करने का विचार बिल्कुल त्याग दिया था। इसलिए चंद्रसेन को अधीन करने के प्रति अकबर भी कटिबद्ध हो गया था और उसने राय सिंह को चंद्रसेन को पराधीन करने और मुगल सम्राट की अधीनता में लाने का दायित्व सौंपा। यह ठीक ठीक उल्लेख नहीं मिलता है कि उसे कब इस अभियान का उत्तरदायित्व सौंपा गया और कब वह वापस आया, लेकिन दयालदास की खात के अनुसार वह 3 वर्ष तक इस अभियान पर रहा। हालांकि चंद्रसेन विद्रोही बना रहा, उसका दमन नहीं किया जा सका। इसी समय गुजरात और मालवा में हुए मिर्जा बंधुओं के विद्रोहों को दबाने में रायसिंह की नियुक्ति की गई और उसने वहां पर अपनी सेवाएं दी। इसी समय रायसिंह ने मुगल सम्राट के साथ अपने संबंधों में अधिक प्रगाढ़ता लाने के लिए अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया था। सलीम के साथ कर दिया था और इस प्रकार राजनीतिक संबंधों के साथ साथ वैवाहिक संबंधों की श्रेणी में भी अब तक राठौड़ राजघराने की 2 राजकुमारियां मुगल हरम में पहुंच चुकी थी। सर्वप्रथम कल्याणमल ने अपनी भतीजी का विवाह अकबर के साथ किया था और रायसिंह ने अपनी पुत्री का विवाह सलीम के साथ कर दिया। अब 1574 में राव कल्याणमल की मृत्यु के पश्चात रायसिंह का राज्यारोहण हुआ। राज्यारोहण के उपरांत वह शासक के रूप में मुगल सम्राट को सेवाएं देने लगा। उसने राजस्थान में राजपूत शासकों के प्रति और उत्तर पश्चिम सीमांत में और दक्षिण भारत में मुगल सम्राट की महत्वपूर्ण सेवाएं की। हम इन सेवाओं को देखते हैं। 1574 ईस्वी में उसे पुनः जोधपुर के अभियान पर लगाया गया। उसे 3 उत्तरदायित्व सौंपे गए। प्रथम, चंद्रसेन को अधीनता में लाना। दूसरा,
गुजरात को जाने वाले मार्गों को सुरक्षित बनाए रखना, और तीसरा, राठौड़ों को चंद्रसेन की तरफ मिलने से रोकना। रायसिंह ने अभियान प्रारंभ किया। इस समय चंद्रसेन भाद्राजून के किले में था। भाद्राजून को जीत लिया गया और वह सिवाना से विद्रोह चलाने लगा। रायसिंह ने सिवाना के ऊपर अभियान किए। सिवाना को वह जीत नहीं सका, हालांकि सोजत को वह जीत सका। सोजत भी चंद्रसेन की शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, लेकिन सिवाना को 1576 ईस्वी में एक नया सेनापति शाहबाज खान लगाकर ही अकबर जीत सका। उसके पश्चात चंद्रसेन दोनाड़ा के किले में चला गया और उसने अपना विद्रोह जारी रखा। इस प्रकार आपने देखा कि जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ राजवंश का मूल एक ही था। अकबर ने बंधु राज्यों को एक दूसरे के विरुद्ध लड़ा दिया, और ये शासक ऐसा करने के लिए मजबूर भी थे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। कल्याणमल आप देखते हैं कि शेरशाह सूरी के समय से ही अधीनता में जा चुका था, इसलिए अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी बड़ी शक्ति के अधीनता में जाना और फिर उसका आज्ञा पालन करना, इन शासकों के लिए एक तरह से व्यवस्था थी जिसका पालन वह कर रहे थे, और इस व्यवस्थाओं के कारण मुगल सम्राटों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होती थी। जोधपुर के अभियान के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण अभियान सिरोही के चौहान शासक राव सुल्तान के खिलाफ किया गया। राव सुल्तान भी विद्रोही शासक था, जो जोधपुर के चंद्रसेन और मेवाड़ के राव राणा प्रताप से दोस्ती रखे हुए था, इसलिए उसे अधीन करना आवश्यक था। जालौर का सूबेदार ताज खान भी राव सुल्तान के साथ मिला हुआ था, इसलिए रायसिंह को अभियान पर लगाया गया। रायसिंह 2 बार आश्वासन के माध्यम से उसे मुगल साम्राज्य की अधीनता में लाने में सफल हुआ, लेकिन राव सुल्तान अधीनता में बने नहीं रहे और पुनः अपने राज्य को जाकर विद्रोही हो गए, इसलिए सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी। रायसिंह ने अभियान किया। आधा राज्य जीतकर प्रताप के विद्रोही भाई जगमाल को दे दिया गया, लेकिन राव सुल्तान ने संघर्ष जारी रखा। 1583 ईस्वी में दोनों पक्षों के मध्य दत्तानी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में राव सुल्तान की विजय हुई और उसने अपना पूरा राज्य अपने अधीन कर लिया। राजस्थान के इतिहास में दत्तानी के युद्ध का पर्याप्त महत्व है। यह भी कहा जाता है कि रायसिंह की इसमें मृत्यु हो गई थी, लेकिन वह तथ्यों से खारिज हो जाता है, क्योंकि रायसिंह 1612 ईस्वी तक मुगल सम्राट की सेवा कर रहा था। जगमाल अवश्य इस युद्ध में मारा गया था, लेकिन कालांतर में राव सुल्तान के द्वारा अधीनता मान ली गई 1585 ईस्वी में, और राव सुल्तान के द्वारा अधीनता मानने को एक बड़ी घटना माना गया और अकबर के द्वारा 52 परगने रायसिंह को पुरस्कार स्वरूप दिए गए। इस प्रकार सिरोही में राजा रायसिंह ने सफल सेनानायक और सफल मुगल मनसबदार की भूमिका निभाई। उत्तर पश्चिम सीमांत में 2 तरह की गतिविधियां मुगल साम्राज्य को और मुगल सम्राट को परेशान किए हुए थी। प्रथम, अकबर के भाई बंधुओं, जिन्हें मिर्जा बंधु कहा जाता था, मिर्जा हाकिम ने 1580 ईस्वी में काबुल में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या सीमांत में रहने वाले कबीलाइयों के द्वारा किए जाने वाले विद्रोहों की थी, इसलिए 1580 के दशक में अकबर स्वयं वहां गया था और काफी
लंबे समयांतर के लिए वह वहां पर रुका था। इसी समय अन्य बड़े मनसबदारों और सेना नायकों को भी यहाँ पर शांति स्थापित करने, विद्रोहों को दबाने के लिए लगाया गया था, जिसमें रायसिंह भी एक था। 1580-81 में उसे उत्तर पश्चिम सीमांत में लगाया गया, जहां पर उसने कबीलाइयों का दमन करने और मिर्जा हाकिम के विद्रोह को दबाने में दूसरे मुगल सेना नायकों की मदद की। 1580-81 के पश्चात उसे कुछ समय के लिए बंगाल में होने वाले विद्रोहों को दबाने के लिए भेजा गया। पुनः 1585 ईस्वी में उत्तर पश्चिम सीमांत पर बुलाया गया, जहां पर उसने पुनः विद्रोही कबीलाइयों को दबाने में अपनी सेवाएं प्रदान की। 1586 ईस्वी में उसे पंजाब में मानसिंह के साथ लगाया गया। उत्तर पश्चिम सीमांत में मुगल सम्राट के द्वारा की जाने वाली विजयों में रायसिंह ने अपना सहयोग दिया। 1586 ईस्वी में जब कश्मीर को जीता गया, तब उसने अब्दुल रहीम खान ए खाना को सहयोग दिया। पुनः 1591 ईस्वी में सिंध की विजय करने में उसने अब्दुल रहीम खान ए खाना को सहयोग दिया। रायसिंह की सेवाओं से अकबर संतुष्ट था, इसलिए उसने रायसिंह के मनसब को बढ़ाकर 4000 कर दिया। अपने जीवन के उत्तरार्ध में रायसिंह को अकबर ने दक्षिण के अभियानों पर भेजा था। 90 के दशक में अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण की तरफ अभियान करना शुरू किया था। अकबर वह पहला मुगल शासक था जिसने दक्षिण विजय के बारे में सोचा था और योजना बनाई थी। उसने शाहजादा मुराद के नेतृत्व में एक अभियान भेजा और उसमें रायसिंह को उसका सहयोग करने के लिए भेजा गया। यह अभियान 1593 ईस्वी में हुआ था। यह अभियान सफल हुआ और पुरस्कार स्वरूप रायसिंह को जूनागढ़ की जागीर दी गई। 1601 ईस्वी में पुनः अबुल फजल के साथ रायसिंह को नासिक में हुए विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। इसके पश्चात 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई। अकबर की मृत्यु से कुछ समय पूर्व जहांगीर, जो कि शहजादा सलीम था, विद्रोहात्मक गतिविधियां कर रहा था। रायसिंह ने, क्योंकि अपनी पुत्री का विवाह सलीम के साथ किया हुआ था, रायसिंह ने जहांगीर के राज्यारोहण का पक्ष लिया और इस प्रकार वह जहांगीर का विश्वास पात्र बन गया। जब जहांगीर के राज्यारोहण का 1 साल पूरा हुआ, पहली वर्षगांठ पर जहांगीर ने रायसिंह का मनसब बढ़ाकर 5000 सवार और 4000 जात कर दिया। खुसरो का, जो कि जिसको मुगल सम्राट बनाने का विचार अकबर ने किया था, जिसका आमेर के राजा मानसिंह ने समर्थन किया था। शासक बनने के पश्चात खुसरो के दमन करने के उद्देश्य से उसका पीछा करते हुए जहांगीर उत्तर पश्चिम सीमांत पर गया था। इस समय राजधानी की सुरक्षा का उत्तरदायित्व रायसिंह को दिया गया था। यह रायसिंह के प्रति उसके विश्वास को दर्शाता है। पुनः रायसिंह को दक्षिण भारत के अभियानों पर भेजा जाने लगा। 1608 ईस्वी में उसे दक्षिण अभियान पर भेजा गया। बुरहानपुर में उन्होंने अपना केंद्र बनाया, जहां पर 1612 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार 1570 से 1612 ईस्वी तक राजकुमार और राजा के रूप में मुगल सम्राट अकबर और जहांगीर की सेवाएं करते हुए रायसिंह अपने अवसान को प्राप्त हुआ। उसने उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में अहमदनगर तक, पश्चिम में काबुल से पूर्व में बंगाल तक मुगल सम्राट की सेवाएं की। मानसिंह के बाद उसका स्थान दूसरा था। उसकी प्रगति इस बात से जाहिर होती है कि 2000 के मनसब से शुरू करके वह
अकबर के समय में 4000 के मनसब तक पहुंचा और जहांगीर के समय 5000 के मनसब तक पहुंचा। सैन्य अभियानों का सफलतापूर्वक आयोजन करने के कारण अनेक बार उसकी वतन जागीर में परगने जोड़े गए, जिससे उसके अपने वतन जागीर बीकानेर का विस्तार हुआ और नई जागीरें उसके अधीनता में आई। ये जागीरें थी हिसार, द्रोणपुर, भटनेर, नागौर आदि। जूनागढ़ की जागीर जो कि गुजरात में स्थित थी 1593 में दी गई। शमशाबाद और नूरपुर की जागीरें 1604 में उसे अकबर के द्वारा प्रदान की गई। यह एक मनसबदार के लिए जो कि संतोषजनक सेवाएं दे रहा था अच्छा उपहार था। यह मुगल सम्राट के प्रति मनसबदार के रूप में की गई राय सिंह की सेवाएं थी। राय सिंह मुगल मनसबदार होने के साथ साथ बीकानेर के शासक भी थे और दोनों भूमिकाएं उन्होंने अच्छी तरह निभाई। बीकानेर में वह बीकानेर के शासकों में से वह सर्वाधिक प्रतिष्ठित और सबसे पहले शक्तिशाली बनने वाले शासक थे। उन्होंने बीकानेर में एक गढ़ बनवाया जिसे गढ़ चिंतामणि या जूनागढ़ कहा जाता है। 1589 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होकर 1594 ईस्वी में खत्म हुआ था। वह एक संस्कृत का विद्वान था और उसके दरबार में कलाकार और विद्वानों को आश्रय मिलता था। उसने रायसिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की थी। बीकानेर के किले में उसने एक प्रशस्ति खुदवाई जिसे रायसिंह प्रशस्ति कहा जाता है। इस प्रशस्ति से मुगल मनसबदार के रूप में रायसिंह द्वारा किए गए अभियानों के बारे में भी जानकारी मिलती है। जब कभी अकाल होता था तब रायसिंह ने पर्याप्त लंबे समय के लिए अपने राज्य के अन्नागार जनता के लिए खुलवा दिए थे। इतना ही नहीं, वह विद्वानों और कलाकारों को तथा धार्मिक व्यक्तियों को पर्याप्त दान दिया करता था। यह उसका दान इतना प्रसिद्ध हो गया था कि मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा उसे राजपुताने के कर्ण की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार आप देखते हैं कि रायसिंह न केवल बीकानेर के शासक के रूप में वरन मुगल मनसबदार के रूप में भी अपना उल्लेखनीय योगदान देकर गए, जिसके कारण मुगल दरबार में उनका स्थान बना। उसके कारण बीकानेर का राज्य भी एक महत्वपूर्ण राज्य की श्रेणी में आ गया। धन्यवाद।